नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। तो इसी संबंध में आपको इस चैनल पे मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या आस्था आईएएस के हो या संस्कृति आईएएस के हो या एडुटेरिया या खान सर के द्वारा केजीएस के हो, सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध मिल जाएगा। अब चलिए आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट नंबर 10 जो कि अभी हाल का है, टेस्ट नंबर 10 जो है वो डिस्कशन करवाया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो करवाया हो चुका है जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है, जो कि ज्योग्राफी के चल रहे हैं। इस सेशन में 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया टेस्ट नंबर 10। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों को द्वारा अप्रवाहित क्षेत्रों को अफवाह कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल सांबर, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अप्रभावित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। जल संबर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 4 भागों में बांटा गया है। उपयुक्त में से किसने कथन जो है वो असत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो असत्य हैं। 2 कथन जो है वो असत्य हैं। जैसे बड़ी नदी जो है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अप्रभावित क्षेत्र को जल सांभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार जो है बड़ा होता है, जबकि जल सांभर का आकार जो है वो छोटा होता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय युवा नीति 2015 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 2015 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष के आयु के समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, असत्य कथन का चयन करना है। 1 और 2 दोनों असत्य कथन हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, न कि 15 में। फरवरी 2015 में आरंभ की गई थी। और राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष के आयु समूह को नहीं, 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो उसका था राइट आंसर 1961 से लेकर 71 के बीच में भारत में लिंग अनुपात में सबसे तीव्र गिरावट देखने को मिली। उस समय जो थे वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 941 थी। और जहां 1961 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 941 थी, वही 1971 में यह घट के
930 हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 से 71। अब चलते हैं, और ये 2001 से 11 के बीच में लिंगानुपात में सुधार देखा गया है, जो अभी 933 से बढ़कर 943 है अभी। अब चलते हैं अगले नंबर, पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? पेट्रो रसायन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलेस्ट्रोमर्स, कीटनाशक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, लॉयस और सिलिका का उपयोग किया जाता है। और भारत में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में सीमेंट उद्योग की मेखला बिहार से मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। तो इसका कूट केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और केवल 1 और 3। तो इसका राइट आंसर केवल 2। सीमेंट के निर्माण में जो है वो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं, और लॉयस जो है वो मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। भारत में पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है वह 1904 में चेन्नई में की गई थी, न कि बिहार में की गई थी। अब भारत में सीमेंट उद्योग की मेखला असत्य कथन जो है वो केवल 2 है। सीमेंट उद्योग की स्थापना बिहार में नहीं हुई थी, वो चेन्नई में हुई थी। कब? 1904 में। अब चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 81। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चूना पत्थर, कोयला, मैंगनीज या डोलेमाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी का उपयोग किया जाता है लौह इस्पात उद्योग के लिए। भारत में के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा या लेटेराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मृदा में लोहे एवं सिलिका की प्रधानता होती है? कौन से मृदा में लोहा और सिलिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल और पीली मृदा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है कहाँ और किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में की गई थी और 1982 में की गई थी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मानस, सिमलीपाल, जिम कॉर्बेट पार्क और कच्छ का रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब आते हैं अगले नंबर। भारत में पहली बार बाघ गणना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। भारत में पहली बार जो है वो बाघ गणना जो है वर्ष 1972 में की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्राणहिता। प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गलत मिलान का चयन करना है। नगर उसके किनारे बसे नदी, तो गलत मिलान का चयन करना है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। उत्तर काशी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। हाजीपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे है। और उज्जैन जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन जो है वो नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, वो शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2001 से 11 तक की दशकीय वृद्धि जो है वो 17.64% थी। इस दशक में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है, तीनों कथन सत्य हैं। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं दशकीय मतलब महिला की साक्षरता दर जो है दशकीय वृद्धि जो है वो 12% थी, जबकि पुरुषों की वृद्धि जो है वो 7% थी पिछले दशक में। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, संस्थान और स्थान दे दिया गया। केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ है, तो मैसूर के ब्रह्मपुर में। केंद्रीय ईरी अनुसंधान केंद्र जो है वो मेहंदी पाथर मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ है, तो रांची झारखंड में है। अब चलते हैं अगले नंबर, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है। देश का सबसे लंबा नदी सेतु जो है वो भूपेंद्र हजारिका सेतु है, जिसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। जो है लंबा भूपेंद्र हजारिका सेतु जो है वो ढोला सदिया सेतु देश का सबसे लंबा, जिसको एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे हम ढोला सदिया सेतु कहते हैं, जो देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। इस सेतु का निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर किया गया। यह सेतु जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के मध्य 24 घंटे संपर्क को सुनिश्चित करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। जलप्रपात है और सूची 2 नदी में गलत मिलान का चयन करना है। दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पे है। चित्रकूट जो है वो इंद्रावती नदी, और जोग जो है वो शरावती नदी। अमृत धारा जो है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी पे नहीं है, ये है हंसदेव नदी पे है, हंसदेव नदी पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमृत धारा जो है वो हंसदेव नदी पे है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। असत्य कथन का चयन करना है। बुल्लर झील जो है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील लैगून है। भारत में सबसे बड़े खारी पानी की अंतर्देशीय झील जो है वो सांबर झील है। अष्टमुडी झील जो है वो तमिलनाडु के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। तो अष्टमुडी झील वास्तव में केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। असत्य कथन का चयन करना है जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तमिलनाडु के कोल्लम जिले में नहीं है, ये है केरल के कोल्लम जिले में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सी जनजाति जो है उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। थारू, बकरवाल, गद्दी या जौन साड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जौन साड़ी जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, और टिहरी गढ़वाल जो है वो उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। जनसंख्या घनत्व मानचित्र, या वर्षा वितरण मानचित्र, या ऊंचाई,
या परिवहन नेटवर्क मानचित्र या भाषा धर्म या जनजातीय समूह के वितरण मानचित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 और 5। ऊंचाई इसमें नहीं नापा जाता है, केवल 1, 2, 4 और 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरती है। 82 DD पूर्वी देशांतर जो है प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह इस देशांतर रेखा युगांतर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में लौ अयस्क जो है वो निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? भारत में जो लौ अयस्क है निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। धारवाड़ लौ अयस्क जो है वो किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो धारवाड़ शैली में। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। असत्य कथन का चयन करना है। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। रामगंगा नदी कन्नौज के बाद गंगा नदी में मिलती है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1310 किलोमीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असत्य कथन का चयन करना है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1310 किलोमीटर नहीं है बल्कि 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर जो है वो कृष्णा नदी की लंबाई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई आसाम में भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ 1879 में तेल की खोज हुई थी और 1901 में पहला रिफाइनरी प्लांट चालू हुआ था। इसे भारत का ऑयल सिटी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100। कैमूर पठार जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार बजट 2025-26 के संदर्भ में बिहार सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय अनुदान को सही अवरोही क्रम लिखना है। सही अवरोही क्रम लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय करों में राज्य का अंश या राज्य सरकार के कर का राजस्व, लोक ऋण या केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो राज्य के लिए केंद्रीय करों, राज्य के लिए जो केंद्रीय करों का हिस्सा जो है वो 43.63% होता है। राज्य सरकार का राजस्व जो होता है वो 18.77 होता है। सार्वजनिक ऋण जो होता है वो 17.58 होता है और केंद्रीय सरकार से अनुदान जो है वो मिलता है 17.21 और अन्य राज्य कर राजस्व जो है वो 2.59% है और ऋण वसूली जो है वो 0.17 है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 102। बिहार बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बिहार बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है।
यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 38,159 करोड़ रुपया अधिक है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब चलते हैं अगले नंबर। निम्न 103 निम्न कथनों पर विचार करना है। बिहार बजट जो है वो 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो स्वास्थ्य विभाग में करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग में आवंटित राशि जो है वो 60964 करोड़ रुपए है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। जो बिहार सरकार है वो सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो शिक्षा पे कर रही है। सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो शिक्षा पे कर रही है, जो कि 6096 करोड़ रुपए है शिक्षा पे खर्च। और स्वास्थ्य पे जो है वो खर्च है वो 20035%। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 104। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में बिहार के राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जो है वो जीएसडीपी का कितना परसेंट रखा है, तो 2.98%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्तमान मूल्य के आधार पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वो 10.97 लाख करोड़ रुपया है। लाख करोड़ रुपया है। राजकोषीय घाटा का 2.98% प्रतिशत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष बजट 2025-26 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,972 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 जो है उसमें कौन कौन शामिल है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर विकसित शहर, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब चलते हैं अगले नंबर। बिहार बजट 106 नंबर। बिहार बजट 2025-26 में के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,828 करोड़ रुपया का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 23-24 से 13% कम थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ही सही है ना है असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें ना तो 1 सही है ना 2 असत्य है, इसका मतलब सब सही है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में 10.8% के वृद्धि का अनुमान है। और वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि विनिर्माण सेवाओं का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 24%, 18% और 58% योगदान होने का अनुमान है। तो इस सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108। बिहार बजट 2025-26 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। मुंगेर में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर है सभी कथन असत्य हैं, क्योंकि जो कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है वो मुंगेर नहीं है, वो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है। और
और जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण नहीं है, 33% आरक्षण है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है, केवल 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन असत्य हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कुल कितना सार्वजनिक ऋण है? राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3,72,740 करोड़ रुपया ऋण है। 3,32,740 करोड़ रुपया ऋण का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 38.94% है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट 2025-26 में उल्लेखित घोषणाओं के संबंध में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी जिलों में तरकारी सुधा आउटलेट का निर्माण किया जा रहा है और सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की गई है। पटना में महिला हॉट की स्थापना की गई है। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। केवल 2, 3 और 4। बिहार बजट 2025-26 में घोषणाएं जो है वो 10 घोषणाएं जो की गई है। जैसे एक है 21 कृषि उत्पादन बाजार का आधुनिकीकरण, या अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके खरीद होगी। अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। सुधा के तर्ज पे संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट। सुधा के संबंध में के तर्ज पर, सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में, सभी जिलों में नहीं होगा, सभी प्रखंडों में होगा। और सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप। पटना में महिला हॉट की स्थापना। पटना में जिम ऑन व्हील्स होगा, प्रशिक्षक सिर्फ महिलाएं होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट होगा। सभी जिलों के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अब चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 10111। क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में अनुमोदित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टेक के कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि किसान रजिस्ट्री है। भू संदर्भित गांव नक्शे है। बोई हुई फसल की रजिस्ट्री है। अब चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 1112। 23वें विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका कार्यकाल जो है वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 जो है वो किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। यह विधेयक जो है वो 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के
जवाब में पेश किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। हाल ही में WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहले टीका MPOX-BN को मंजूरी दी है। यह केवल 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकता है। एमपॉक्स एक जूनेटिक रोग है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। WHO ने MBA-BN को MBA-BN ना कि MPOX, तो एक गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं अगले। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है। तो उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्री विजयपुरम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधि में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित है? AI संधि में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका है, ब्रिटेन है, UK और यूरोपीय संघ है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है वो कहाँ खुला है? तो ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में पहला IIT दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुला है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? भारत में अपना टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। टील कार्बन के प्रमुख स्रोत जो है वो पिटलैंड, मीठे पानी के दलदल और प्राकृतिक मीठे पानी के दलदल। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चक्रवात असना 1976 के बाद से अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात होगा। इसकी उत्पत्ति जो है गुजरात की भूमि पर हुई है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण जो है वो ओमान में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 से 22 सितंबर 2024 के मध्य ओमान के मसीरा वायु स्टेशन में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और ओमान ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत की ओर से MiG-29 जगुआर और C-17 विमानों से युक्त भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। मैक्सिको जो है न्यायिक सुधार लाते हुए अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य जो है वो न्यायिक क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह को जड़ से समाप्त करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया। भारत के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव जो है वो सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित
म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था, जिसमें सूखा कपड़ा और दवाओं सहित 10 टन की मानवीय सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुरा के माध्यम से म्यांमार भेजा गया था। यागी का नामकरण, यागी जो उसका नामकरण जो है वो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी IMA के द्वारा किया गया था। यागी का नामकरण जो जापान की संस्था है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार सूफी महोत्सव का आयोजन जो है वो जहानाबाद में किया गया था। 12 से 13 सितंबर 2024 को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा जहानाबाद में सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बीबी कमाल के दरगाह पर वार्षिक उर्स के अवसर पर मध्य विद्यालय काको परिसर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो जहानाबाद में। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा एक ग्रेट सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया? एक ग्रेट सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया सीमेंट स्टेशन। हाल ही में पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार द्वारा एक ग्रेड में सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं के डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर N विजयालक्ष्मी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अब चलते हैं अगले। डैश और डैश में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। कौन बनी है? तो अवनी लेखड़ा जो है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, अवनी लेखड़ा जो है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बन गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 127 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर ए 39वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो GIA रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2015 के 81वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने की GII 2024 के अनुसार स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम दुनिया की सर्वाधिक नवाचार वाली अर्थव्यवस्था है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। इथेनॉल का उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तीसरा। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, तीसरा ही। USA दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है, उसके बाद USA के बाद ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं, तीसरा जो है वो भारत है। अब चलते हैं अगले। हाल ही में मनकेडिया जनजाति की अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनों पर आवास अधिकार प्राप्त हुए। मनकेडिया जनजाति को यह अधिकार किस राज्य में मिला? कौन से राज्य में मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कैंसर 59
पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य जो है वो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना, उसका इलाज करना और रोकथाम करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है केवल 2। हाल ही में क्वाड देशों के 6ठे शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो FSSAI द्वारा जारी राज्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने शीर्ष स्थान स्थापित किया है। उसके बाद तमिलनाडु आता है, तीसरा जम्मू कश्मीर आता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? तो FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जारी करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। WHO के अनुसार जॉर्डन ने 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। 19/9/2024 को श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का पहला CO2 से मेथॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे। भारत ने 1.4 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ पुणे में अपना पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ऑप्शन नंबर सी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। नवार्ड के सहयोग से किस संस्थान में GI टैग सुविधा केंद्र खोला गया है? तो नवार्ड के सहयोग से किस संस्थान में GI टैग सुविधा केंद्र खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 137। बिहार निम्न में से किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? बिहार जो है वो किनके उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? तो ऑप्शन नंबर लीची, मखाना, मशरूम, आम और आलू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। लीची में है, मखाना में और मशरूम में। हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार बिहार जो है वो लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में कुल लीची का 41%, मशरूम का 11% और कुल मखाना का 85% अधिक उत्पादन बिहार में हो रहा है। आलू और आम के उत्पादन में बिहार जो है वो 3rd रैंक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगस्त 2024 तक बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में शीर्ष 3 जिले कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण। पटना, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप
ट्रॉफी जीत ली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। कर्नाटक की निरानी शुगर लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में किस चीनी मिल का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी। रीगा चीनी मिल जो है वो सीतामढ़ी में है। उसमें कर्नाटक की निगरानी शुगर लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आज समाप्त होता है। अब आते हैं थोड़ा मैथ का, हम आंसर बता देते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सेकेंड। 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सेकेंड। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोपहर 12:48। अब 143, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180। अब चलते हैं 144, क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए, 10 राइट आंसर है। अब चलते हैं 145 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। तो 146 का राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, 60 और 40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.25 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 148 का ऑप्शन नंबर सी में 2 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 149 क्वेश्चन नंबर 149, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। अब क्वेश्चन नंबर 150, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के टेस्ट नंबर 10 का सेशन डिस्कस किया गया है। ये 2 पार्ट का सेशन है, तो आप इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर ऐसे ही हर रोज़ जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, वो आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप एक कमेंट कर दीजिएगा इस सेशन के लास्ट में, आपको टेलीग्राम का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आज का सेशन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।